लाइफ कितनी भी प्रॉब्लम सामने रख दे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके कुछ ऐसा कर दिखाते हैं जो हजारों सालों तक लोगों के लिए एक मिसाल बनकर रह जाता है। और उन हजारों लोगों में से एक आदमी था फेरुशियो लैम्बोर्गिनी, एक सिंपल फार्मर, एक प्रिजनर एंड एक जीनियस इंजीनियर जिसका नसीब उसके अगेंस्ट था। पर फिर भी वो सारे ऑब्स्टिकल को फेस करके परफेक्शन की खोज में दुनिया की सबसे फेमस सुपरकार कंपनी खड़ी कर देता है। पर उसे पता नहीं था कि उसे यहाँ तक पहुँचने के लिए काफी बड़ी प्राइस पे करनी होगी। दिस इज अ स्टोरी ऑफ फेरुशियो लैम्बोर्गिनी, मैन बिहाइंड द लेजेंडरी सुपरकार कंपनी लैम्बोर्गिनी। फेरुशियो की लाइफ आसान नहीं थी। फेरुशियो का जन्म इटली के रेनाजो विलेज में 1916 में हुआ था, जब इटली का सबसे खराब टाइम चल रहा था। वर्ल्ड वॉर की वजह से इटली की फाइनेंशियल हालत काफी खराब हो चुकी थी, काफी घर बर्बाद हो चुके थे और लोग भूख से मर रहे थे। कंट्री का हेल्थ केयर और सैनिटेशन सिस्टम कम्प्लीटली बर्बाद हो चुका था। फेरुशियो के पास खुश रहने का कोई भी रीजन नहीं था। फिर भी वो बचपन से ही काफी ऑप्टिमिस्टिक रहकर जितना हो सके उतने अपने फादर की हेल्प करते थे। जहाँ पे उसकी उम्र के बच्चे अपना टाइम खेलने में स्पेंड करते थे, तब फेरुशियो लैम्बोर्गिनी अपने फादर के फार्म में पूरे दिन मशीनों के साथ अपना टाइम स्पेंड करते थे। फेरुशियो बचपन से ही अच्छे मैकेनिक थे। वो अपने फादर के पैसे बचाने के लिए खुद उनके ट्रैक्टर को रिपेयर कर देते थे। उनके फादर चाहते थे कि वो बड़े होकर उनकी फार्म को संभाले, लेकिन फेरुशियो का कुछ और ही प्लान था। उनके फार्म में काम करने से ज्यादा फार्म के ट्रैक्टर को रिपेयर करने में फेरुशियो का ज्यादा इंटरेस्ट था। इसकी वजह से फेरुशियो को अपने फादर के साथ कभी कभी लड़ना भी पड़ता था, पर फेरुशियो को इनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। वो बचपन से ही काफी केयरलेस टाइप के थे। वो अपनी प्राइमरी स्कूलिंग खत्म करने के बाद विलेज के लोकल ब्लैक स्मिथ के यहाँ काम करने लग जाते, जहाँ का ब्लैक स्मिथ उसके साथ आयरन वर्किंग एंड वेल्डिंग के सीक्रेट शेयर करता है। पर वो उन स्किल को इतना जल्दी डेवलप कर लेते कि सिर्फ 18 साल की उम्र में उनको बोलोगना की सबसे बड़ी वर्कशॉप में उसको काम मिल जाता है। ये वर्कशॉप उस टाइम के इटली के मिलिट्री व्हीकल को मैनेज करता था, जिसके काम करके फेरुशियो अपने मैकेनिकल स्किल को और भी ज्यादा पॉलिश कर लेते हैं। बाद में फाइनली इटली के खराब हालतों में भी आगे बढ़ने के लिए फेरुशियो एक बहुत बड़ा रिस्क ले लेते। वो उन वर्कशॉप में अपनी नौकरी को छोड़ देते और अपने फ्रेंड मारिनो के साथ अपने विलेज में खुद की एक वर्कशॉप खोल देते हैं। इतने खराब टाइम में भी फेरुशियो अपने पैशन के लिए हमेशा टाइम निकाल लेता था। वो अपने खाली टाइम में पुरानी फिएट टोपोलिनो कार को परचेस करते हैं, उसे मॉडिफाई करके कंट्री साइड के डस्टी रोड में उसको रेस करते थे। और इसकी वजह से वो अपने इटली में चल रहे खराब टाइम से अपने माइंड को डाइवर्ट करते थे। बट फेरुशियो की ये खुशी भी लंबे टाइम तक टिकने वाली नहीं थी। 1940 में फिर से वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाता है और सिर्फ 24 साल की उम्र में फेरुशियो को अपनी नॉर्मल लाइफ छोड़कर मिलिट्री के साथ अपने घर से दूर रोड्स आइलैंड में चला जाना पड़ता है, जहाँ उसे रोज जिंदगी और मौत से जूझना पड़ता था। रोड्स आइलैंड वर्ल्ड वॉर 2 में सबसे मेन टारगेट था। मतलब फेरुशियो ऐसी जगह पे रह रहा था जहाँ पे किसी भी टाइम अटैक हो सकता था। और ऐसी सिचुएशन में टेंशन लेने की जगह फेरुशियो अपने लिए अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना शुरू कर देते। फेरुशियो बचपन से एक जीनियस मैकेनिक थे और वो मिलिट्री के व्हीकल को आसानी से फिक्स कर सकते थे। कई बार पूरे पार्ट्स भी अवेलेबल नहीं होते थे, फिर भी फेरुशियो कुछ ना कुछ करके पूरे व्हीकल को फिक्स कर देते थे। और फेरुशियो के इस सीक्रेट टैलेंट को सबकी नजरों के सामने आने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपनी चैनल में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ कि which software do I use to edit my videos? So I use VHDC Video Editor because it's jam-packed with so many features like professional color grading, AI art generator, advanced motion tracking, masking tools, and even मैं इसमें 360 VR वीडियो भी एडिट कर सकता हूँ। मैंने अब तक जितने भी वायरल वीडियोस बनाए उसी सारे वायरल वीडियो के पीछे का सीक्रेट वेपन ये VHDC वीडियो एडिटर था। आपने मेरे चैनल में जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमेशन देखे थे वो सारे एनिमेशन मैंने इसी सॉफ्टवेयर से बनाए थे विदाउट एनी प्लगइन्स। मैं इसे पर्सनली पिछले 4 सालों से यूज कर रहा हूँ बिकॉज इट्स सो सिंपल टू यूज सॉफ्टवेयर एंड आप इस सॉफ्टवेयर को हिंदी में भी यूज कर सकते हो। आई मीन मार्केट में ऐसा कौन सा दूसरा सॉफ्टवेयर है जो हिंदी में आपको यूआई प्रोवाइड करेगा। एंड इवन GoPro भी इस सॉफ्टवेयर को रिकमेंड करता है। प्लस ये सॉफ्टवेयर इतना ऑप्टिमाइज है कि आप इसको i3 जैसे सिंपल प्रोसेसर के साथ भी अपने पीसी में स्मूथली रन कर सकते हो। एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज कि ये सॉफ्टवेयर कॉम्पिटिटर के मुकाबले काफी सस्ता है। एंड VHDC टीम केयर सो मच अबाउट देयर कस्टमर्स। उनका सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इतना चीप होने के बावजूद भी वो मेरे व्यूअर्स को एक्स्ट्रा 40% डिस्काउंट देना चाहते हैं। एंड अनदर सरप्राइज फॉर यू कि अगर आप इस सॉफ्टवेयर को अभी परचेस नहीं करना चाहते तो इट्स टोटली फाइन। आप इस सॉफ्टवेयर को अभी फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। एंड थोड़े टाइम तक इस सॉफ्टवेयर को यूज करने के बाद जब आप कॉन्फिडेंट हो जाओ तब आप इस सॉफ्टवेयर को परचेस कर सकते हैं, विच आई एम श्योर कि आप पक्का कर लोगे। एंड चेरी ऑन टॉप की VHDC टीम ने स्पेशली आप लोगों के लिए यूट्यूब चैनल बनाई जिसमें आपको फ्री में सारी एडवांस एडिटिंग की 500 से ज्यादा वीडियोस मिल जाएगी। सो गाइस दिस इज नो ब्रेनर डील एंड आप अभी इस डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को क्लिक करके मेरा स्पेशल प्रोमो कोड यूज करके 40% डिस्काउंट के साथ इस VHDC सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो। नाउ बैक टू द वीडियो। थोड़े ही टाइम काम करने के बाद फेरुशियो को वर्कशॉप का हेड बना दिया जाता है। फेरुशियो खराब सिचुएशन में भी ऑप्टिमिस्टिक रहकर अपने हार्ड वर्क और डेडिकेशन से अपनी प्रॉब्लम को ओवरकम कर लेते हैं। फेरुशियो मिलिट्री में काफी रिस्पेक्टेड पोजीशन पर आ गए थे। कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आती थी तो उसे फेरुशियो आसानी से सॉल्व कर सकते थे। और आगे काम करते करते फेरुशियो इतने फेमस हो जाता है कि वो मिलिट्री के चीफ कमांडर के फेवरेट बन जाते हैं और उसे अपनी पर्सनल कार को रिपेयर करने का काम दे दिया जाता है। रेनाजो की अपनी नॉर्मल लाइफ के बाद मिलिट्री में फाइनली फेरुशियो एक अच्छी पोजीशन पे थे और खुश थे। पर तभी 1943
1943 में रोड्स आइलैंड के ऊपर जर्मनी अटैक कर देता है और आइलैंड के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। अब रोड्स आइलैंड से सारी इटालियन आर्मी जा चुकी थी और इतने टाइम तक हार्ड वर्क करने के बाद फिरोशियो ने जो अपनी पोजीशन बनाई थी अब उसकी कोई भी वैल्यू नहीं थी। पर फिरोशियो फिर भी हार मानने वाले नहीं थे। वो आम सिविलियंस के कपड़े पहन के फिर से रोड्स आइलैंड में एक आम आदमी की तरह रहने लग जाते और वहाँ पर बहुत सारी नौकरियां करने लग जाते। पर फिरोशियो को जर्मनी आर्मी पकड़ लेती है और उसे जेल में डाल देती है। ऐसा लग रहा था कि फिरोशियो जितनी भी कोशिश कर ले लेकिन उसका नसीब उसे आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहता था। पर फिर भी फिरोशियो हार नहीं मानते और अपने आप को बचाने की एक आखिरी कोशिश में वो जर्मन के साथ एक डील करते। वो उसे एक अपना मैकेनिकल शॉप खोलने के लिए परमिशन मांगते हैं। बदले में वो जर्मन आर्मी को अपनी मैकेनिकल स्किल्स को प्रोवाइड करेंगे और जर्मन फिरोशियो की जीनियस मैकेनिकल स्किल्स को देखकर डील एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब फिरोशियो अपना खुद का वर्कशॉप खोलते हैं और वहाँ काम करने लग जाते हैं। कुछ टाइम काम करने के बाद अपने फर्स्ट लव क्लेलिया से भी मिलते हैं। इतने सारे ट्रेजिक इवेंट एंड फेलियर्स के बाद क्लेलिया से मिलना उसकी लाइफ की सबसे पहली अच्छी इवेंट थी। बट ये खुशी भी उसके सामने बहुत ज्यादा टाइम तक टिकने वाली नहीं थी। 1945 में फिर से रोड्स आइलैंड के ऊपर ब्रिटेन हमला कर देता है और जर्मनी उसके सामने सरेंडर कर देता है, जिसमें आइलैंड पर रहने वाले सारे लोगों को पकड़ लिया जाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है, जिनमें से एक आदमी फिरोशियो भी थे और अगले कई महीनों तक फिरोशियो को जेल में ही रहना पड़ता है। बट लकीली थोड़े टाइम के बाद 1946 में वर्ल्ड वॉर 2 एंड हो जाता है और आइलैंड के सारे प्रिजनर्स को छोड़ दिया जाता है। अब फिरोशियो फाइनली फ्री थे और अपने होम टाउन लौट सकते थे और वो अकेले नहीं जाने वाले थे। उसके साथ थी क्लेलिया, फिरोशियो की फर्स्ट लव। पर विलेज लौटने के बाद भी फिरोशियो की लाइफ आसान नहीं थी। वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से इटली की इकोनॉमी काफी डाउन थी और फिरोशियो को जॉब की जरूरत थी। फिरोशियो के फादर उसे फार्मिंग ज्वाइन करने के लिए कहते लेकिन फिरोशियो उसके लिए तैयार नहीं था। पर फिरोशियो खाली भी नहीं बैठ सकता था, उसे जरूरत थी एक अपॉर्चुनिटी की। इटली में सबसे बड़ा इनकम सोर्स एग्रीकल्चर का था और वॉर की वजह से वो अब क्राइसिस में चल रहा था। वॉर की वजह से सारे नॉर्मल व्हीकल्स को वॉर मशीन में कन्वर्ट कर दिया गया था और फार्मर सब बिना ट्रैक्टर के फार्मिंग नहीं कर सकते थे और फिरोशियो इस अपॉर्चुनिटी को देख लेता है। इटालियन गवर्नमेंट वर्ल्ड वॉर 2 में यूज किए गए व्हीकल को सस्ते प्राइस में ऑक्शन कर रही थी और फिरोशियो इसका फायदा उठाकर पुराने मिलिट्री व्हीकल को परचेस कर लेता है और उसके बॉडी पार्ट्स को हटाकर और इसके इंजन को मॉडिफाई करके चीप एंड अफोर्डेबल ट्रैक्टर बना लेता है। फिरोशियो ने ट्रैक्टर के कॉस्ट कटिंग करने के लिए फ्रेम को काफी शॉर्ट बना दिया था और उसके ट्रैक्टर का सबसे इनोवेटिव पार्ट था ट्रैक्टर का इंजन। उसके ट्रैक्टर का इंजन नॉर्मल फ्यूल पे पहले शुरू होता था लेकिन बाद में उसे सस्ते ऑप्शन डीजल में भी रन किया जा सकता था, जिससे फार्मर का ऑपरेटिंग कॉस्ट काफी लो रहता था। और इतनी इनोवेटिव डिजाइन के बाद भी फिरोशियो के ट्रैक्टर्स बिक नहीं रहे थे। उस टाइम पर मार्केट में ऑलरेडी बहुत बड़े जायंट प्लेयर्स थे जो ट्रैक्टर के मार्केट को डोमिनेट कर रखा था, इसीलिए फिरोशियो के ट्रैक्टर में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था। फिरोशियो को पता था कि उसे अगर सक्सेसफुल बनना है तो उसे ट्रैक्टर को मास प्रोड्यूस करना होगा और उसे मार्केट करना होगा और इसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। इसीलिए फिरोशियो अपने फादर को अपनी फार्म गिरवी रखकर लोन लेने के लिए कन्विंस कर लेते। ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क होने वाला था। अपनी लाइफ में फेस किए गए सारे स्ट्रगल और फेलियर के बाद अगर ये प्लान फेल हो जाता तो अपना खुद का घर भी गंवाने वाले थे। एंड देन ट्रेजेडी स्ट्राइक्स। जब फिरोशियो अपने ट्रैक्टर के ऊपर काम करने में बिजी थे तब फिरोशियो की वाइफ हॉस्पिटल में थी और अपने पहले बच्चे को जन्म देते वक्त ही मर जाती है। एंड दिस हिट्स रियली हार्ड टू फिरोशियो। हर बार जब फिरोशियो मेहनत करके सारी प्रॉब्लम को फेस करके सक्सेस अचीव करने वाला होता है तभी लाइफ उसे पकड़कर नीचे पटक देती थी। फिरोशियो इसकी वजह से पूरी तरह टूट जाते हैं। वो लोगों से मिलना छोड़ देते हैं और पूरा दिन ट्रैक्टर के ऊपर काम करने में लगा देते हैं और नवी रिफाइंड डिजाइन के साथ फिरोशियो के ट्रैक्टर सेल होना शुरू हो जाते हैं। आफ्टर सो मेनी ट्रेजिक इवेंट्स एंड फेलियर फिरोशियो हैड फाइनली टेस्ट ऑफ सक्सेस। अब फिरोशियो एक साल में 200 ट्रैक्टर सेल करने लगे थे। अपने फादर की लैंड को गिरवी रखकर जो पैसे आए थे उससे फिरोशियो बहुत सारे मॉरिस इंजन को परचेस कर और बहुत सारे वर्कर्स को हायर करके एक नया ट्रैक्टर बनाने में लग जाते हैं। एंड व्हेन ट्रैक्टर वाज रेडी इट वाज इंस्टेंट सक्सेस। फिरोशियो के ट्रैक्टर पूरी कंट्री में फेमस हो जाते हैं। 1951 में ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग का नया और बड़ा प्लांट सेट किया जाता है और अब फिरोशियो खुद का नया इंजन डेवलप कर लेते हैं। इसकी वजह से उसके ट्रैक्टर और भी रिलायबल हो जाते हैं। इतने सारे फेलियर्स एंड स्ट्रगल के बाद फाइनली फिरोशियो की लाइफ में गोल्डन पीरियड आ चुका था। फिरोशियो देश के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए थे और अपनी नई वेल्थ के साथ फाइनली फिरोशियो अपनी ड्रीम कार को परचेस कर सकते थे। वो बहुत सारे एक्सोटिक कार को परचेस करने लग जाते हैं और उसे रोज चलाने लग जाते हैं। पर इतनी सारी महंगी लग्जरियस कार चलाने के बाद भी वो सेटिस्फाई नहीं थे। उनके अकॉर्डिंग कार्स बहुत ज्यादा लाउड, रफ एंड अनकंफर्टेबल थी और उनकी गैरेज में सबसे महंगी कार थी फेरारी 250 GT और उसमें सबसे कॉमन प्रॉब्लम थी क्लच। फिरोशियो जब भी कार को स्लो चलाते थे तब कार परफेक्टली चलती थी, पर जब कार को फास्ट चलाया जाता था तो कार का क्लच स्लिप हो जाता था। फिरोशियो को बार बार इस कार को रिपेयर करवाने के लिए ले जाना पड़ता था और कार को रिपेयर करते घंटों लग जाते थे और फिरोशियो कार को रिपेयर होते हुए देख भी नहीं सकते थे। इसलिए फिरोशियो
एंजो के पास जाते हैं और फ्यूरिशियो को एंजो से मिलने के लिए काफी लंबा वेट करना पड़ता है। और मिलने के बाद गुस्से में आकर फ्यूरिशियो कहते हैं कि योर कार्स आर रबिश। उस टाइम पर फरारी की हालत काफी खराब चल रही थी। एंजो फरारी की फार्मूला 1 रेसिंग टीम काफी खराब परफॉर्म कर रही थी। 50s में फरारी ने अपने 7 रेसिंग ड्राइवर को खो दिया था। इसलिए इटली के लॉ के अकॉर्डिंग एंजो फरारी के ऊपर 7 मर्डर के केसेस चल रहे थे। ऊपर से हाल ही में एंजो ने अपने 24 साल के बेटे को खो दिया था। इसलिए एंजो फरारी ऑलरेडी स्ट्रेस्ड एंड डिप्रेस्ड थे। उनका पूरा इंटरेस्ट रेसिंग करने में था, पर फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए उनको मजबूरन रोड लीगल कार बनानी पड़ती थी और उसे रोड लीगल कार बनाकर लोगों को बेचना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और ऐसे में जब फ्यूरिशियो उसकी फैक्ट्री में आकर उसकी कार की बेइज्जती करते तो ऑब्वियसली उनको गुस्सा आने वाला था। और गुस्से में आकर एंजो फ्यूरिशियो को कह देते हैं कि तुम ट्रैक्टर चला सकते हो, लेकिन तुम अपनी जिंदगी में कभी भी फरारी को चलाना नहीं सीख पाओगे। फ्यूरिशियो ये सुनकर अपने घर वापस आ जाते हैं। उनको पता था कि फरारी उनकी कोई भी हेल्प नहीं करने वाली और उसे ही कुछ करना पड़ेगा। वो खुद की फैक्ट्री में जाकर अपनी फरारी का ले जाते हैं और इंजन खोलकर देखते हैं तो उसको पता चलता है कि फरारी में जो क्लच यूज किया जाता है वो सेम क्लच अपने ट्रैक्टर में भी यूज करते हैं। पर इतना फ्यूरिशियो के लिए काफी नहीं था। फ्यूरिशियो खुद जीनियस इंजीनियर थे और वो फरारी 250 GT को खुद एक परफेक्ट कार बनाना चाहते थे। वो सबसे पहले बोर्ग एंड बैक कंपनी को कांटेक्ट करते हैं और नए क्लच को मंगवाते हैं। साथ ही में फरारी के इंजन को पूरा बाहर निकाल लेते हैं और इंजन को खोलना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले इंजन के सिलेंडर हेड और कैम शाफ्ट को बाहर निकाला जाता है और उनके जगह खुद के डिजाइन किए हुए नए पार्ट्स को इंस्टॉल किया जाता है। उसके साथ इंजन में 6 हॉरिजॉन्टली माउंटेड कार्बोरेटर को भी फिट किया जाता है और इतना करने के बाद इंजन को कार में फिर से फिट कर दिया जाता है। और फ्यूरिशियो जब कार को टेस्ट ड्राइव के लिए ले जाते हैं तो इट वाज 1000 टाइम बेटर देन ओरिजिनल कार। कार वाज रनिंग स्मूथली एंड अब कार हायर स्पीड में भी आसानी से बिना कोई क्लच प्रॉब्लम के चल रही थी। फ्यूरिशियो वाज सो हैप्पी विद दिस मॉडिफिकेशंस और अब टाइम था फरारी से बदला लेने का। वो फरारी के मार्नेलो फैक्ट्री में जाते हैं और फरारी के बाहर फैक्ट्री के टेस्ट ड्राइवर का वेट करते हैं। जैसे ही फरारी के टेस्ट ड्राइवर आते हैं तो फ्यूरिशियो उनको रेस लगाने के लिए कहते हैं। फरारी के ड्राइवर हंसने लग जाते हैं और ये सोचने लग जाते हैं कि वो फ्यूरिशियो को आसानी से हरा देंगे। रेस फाइनली शुरू हो जाती है। शुरुआत में टेस्ट ड्राइवर आगे रहते हैं, पर जब फरारी कार 200 के ऊपर की स्पीड पकड़ लेती है तब असली खेल शुरू होता है। 200 के ऊपर की स्पीड पकड़ने के बाद नॉर्मल फरारी में क्लच प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, लेकिन फ्यूरिशियो की मॉडिफाइड फरारी 240 की स्पीड में भी कंप्लीटली स्मूथ चल रही थी। फरारी के टेस्ट ड्राइवर समझ नहीं पाते कि फ्यूरिशियो इतनी हाई स्पीड पर भी सेम कार को इतनी आसानी से कैसे चला पा रहे। फ्यूरिशियो की फरारी 250 GT नॉर्मल फरारी से 25 किलोमीटर फास्ट थी, थैंक्स टू हिज मैकेनिकल स्किल्स एंड पर्सनल मॉडिफिकेशंस। और जब रेस खत्म होती है तब सारे टेस्ट ड्राइवर फ्यूरिशियो के पास आते हैं और उसे पूछते हैं कि उसने अपने कार के साथ क्या किया है। फ्यूरिशियो मुस्कुराते हैं और उसे कहते हैं कि आई डोंट नो, और सारे फरारी टेस्ट ड्राइवर कंफ्यूज रह जाते हैं। फ्यूरिशियो एक नॉर्मल ड्राइवर होकर भी फरारी के टेस्ट ड्राइवर्स को हरा देते हैं और इस तरह जो एंजो ने कहा था कि वो अपनी लाइफ में एक फरारी चलाना कभी भी नहीं सीख पाएंगे, उस बात को गलत साबित कर देते हैं। एंड ऑब्वियसली ये बात एंजो के पास पहुंच गई थी और एक इंटरव्यू में फ्यूरिशियो कहते हैं कि उस दिन के बाद एंजो ने कभी भी मुझसे बात नहीं की, लेकिन उसे नाराज करना काफी आसान था। अब फ्यूरिशियो का बदला पूरा हो चुका था और अगले कुछ सालों तक कुछ भी नहीं होता और सारा मैटर ठंडा हो जाता है। अब फ्यूरिशियो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के ऊपर काम करने लग जाते हैं। वो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग के साथ एयर कंडीशनिंग यूनिट्स के साथ न्यूमेटिक वाल्व फैब्रिकेशन का भी काम शुरू कर देते हैं और अपने इसी बिजनेस एक्सपेंशन के प्लान में फ्यूरिशियो एक ट्रेंड नोटिस करते हैं। 1960s में पूरी दुनिया में प्रेस्टीज और परफॉर्मेंस कार की डिमांड बढ़ रही थी। फ्यूरिशियो लैम्बोर्गिनी केम फ्रॉम हम्बल स्टॉक, जिसके पास ऑलरेडी काफी डाइवर्स बिजनेस पोर्टफोलियो थे और उनको पैसों की वैल्यू पता थी। वो किसी कार बनाने के पीछे करोड़ों रुपए यूं स्पेंड नहीं करने वाले थे जस्ट बिकॉज ऑफ 5 मिनट आर्ग्यूमेंट विद फरारी, जिसे आपको पूरे इंटरनेट में बताया जाता है। एक पुराने इंटरव्यू में फ्यूरिशियो ने खुद बताया था कि 1960 में जो इन्होंने बहुत सारी कार को परचेस किया था वो सारी कार्स अनपरफेक्ट थी और 1960 में जब परफॉर्मेंस कार की डिमांड बढ़ रही थी तब फ्यूरिशियो ने इस मार्केट में बहुत बड़ा गैप देखा। इसीलिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए कार कंपनी को खोलना एक परफेक्ट सेंस बना रहा था और तभी फरारी कंपनी ने काफी प्रॉब्लम चल रही थी और उसी बीच फरारी के टॉप इंजीनियर गार्दिनी को फायर कर दिया जाता है और उसकी वजह से उनके कलीग चीती, बिजोरोनी और बाकी के 10 लोग भी फरारी को छोड़ देते और मौके का फायदा उठाकर फ्यूरिशियो उन सारे लोगों को हायर कर देता है और उसके साथ दलारा और वेलस को भी हायर करता है, जिससे अल्टीमेट जीटी कार बनाने का काम दे दिया जाता है और उनको ये कार डेवलप करनी थी अंडर 6 मंथ। कार फैक्ट्री बनाने के लिए फ्यूरिशियो लोकल गवर्नमेंट से लॉन्ग टर्म लोन ले लेते हैं और इंटरेस्ट ना पे करना पड़े, इसलिए फ्यूरिशियो गवर्नमेंट के साथ एक डील प्रॉमिस करते हैं कि वो शीट मेटल वर्कर यूनियन के लोगों को फैक्ट्री में जॉब देगा और ये सिंगल डिसीजन आगे चल के फ्यूरिशियो को काफी भारी पड़ने वाला था। 6 मंथ के हार्ड वर्क और लंबी प्रोसेस के बाद द फर्स्ट लैम्बोर्गिनी वाज बॉर्न। द लैम्बोर्गिनी
Lamborghini 350 GT, which was instant hit, but Lamborghini 350 GT को लॉस में सेल कर रहे थे। कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए उनको नई कार की जरूरत थी, and that gave birth to the Miura. That became the most beautiful car and the first supercar in the world. 1960s का दौर Lamborghini का था। इटालियन जॉब जैसे आइकॉनिक मूवीज में Lamborghini कार को फीचर किया जाता है। Lamborghini has become symbol of status in rich people. Lamborghini ऑटोमोबाइल पहले 10 साल में काफी ग्रो करती है, बट फेरुशियो की लाइफ ऐसे प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होने वाली थी। 1970s में फेरुशियो के पास 5000 ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्ट था, जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है। नाउ फेरुशियो हैड 5000 ट्रैक्टर्स लाइंग अराउंड इन फैक्ट्री, और ट्रैक्टर सेल ना होने की वजह से कंपनी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अपनी ट्रैक्टर कंपनी को बचाने के लिए फेरुशियो अपनी Lamborghini ऑटोमोबाइल कंपनी के 51% शेयर को बेच देते हैं, बट स्टिल थिंग्स वर नॉट गेटिंग बेटर। 1973 में फेरुशियो को अपनी पूरी ट्रैक्टर कंपनी को बेच देना पड़ता है, बट देन अनदर ट्रेजेडी स्ट्राइक। 1970s में ऑयल क्राइसिस शुरू हो जाते हैं, और इसकी वजह से पूरी दुनिया में सुपर कार की डिमांड काफी लो हो जाती है, और इसकी वजह से फेरुशियो की Lamborghini ऑटोमोबाइल कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रगल करने लग जाती है, और नए ऑर्डर न आने की वजह से वर्कर को सैलरी भी अब प्रोवाइड नहीं की जा सकती थी, और इसकी वजह से शीट मेटल यूनियन हड़ताल के ऊपर उतर आता है, और ना चाहते हुए भी फेरुशियो को अपनी कंपनी के बाकी बचे 49% शेयर को भी बेच देना पड़ता है। अब फाइनली सारी कंपनी से अलग होकर फेरुशियो Lamborghini 1974 में त्रासिमेनो लेक के पास लैंड परचेस करते हैं, और वहाँ अपने पिता की विश को पूरा करते हुए फार्मिंग को शुरू कर देते हैं, और वाइन का बिजनेस शुरू करके इटाली के मोस्ट फेमस वाइन मेकर में से एक बन जाते हैं, और अपनी लाइफ के वो आखिरी साल यहीं बिताते हैं। 1993 में एट द एज ऑफ 76 फेरुशियो Lamborghini डाइज इन पीस। फेरुशियो की डेथ के बाद भी Lamborghini कंपनी काफी लोगों के हाथ में जाती है, बट एज ऑफ नाउ Lamborghini is one of the largest supercar manufacturers in the world. Lamborghini is the reason so many people love cars today. और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया जस्ट बिकॉज ऑफ वन पर्सन, फेरुशियो Lamborghini। अगर आपको जानना है कि ला फेरारी कैसे बनी, तो क्लिक ऑन दिस वीडियो।